गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एजुसेट ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के अल्टरनेटिंग करंट्स के चैप्टर के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मुख्य टॉपिक इस चैप्टर के होंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एसी, दैट इज मीन वैल्यू, पीक वैल्यू and RMS value, phasor diagrams, AC current analysis for circuit containing resistance only, and LCR. So first of all, alternating current. An electric current whose magnitude changes continuously with time and direction reverses periodically is called an alternating current. Alternating current वो है जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता हो विद टाइम और उसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स होती हो, तो उस करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को हम सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस के टर्म में, दैट इज साइन और कोसाइन फंक्शंस में रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट in terms of sine function can be expressed as E is equal to E0 sin omega t, I is equal to I0 sin omega t, where omega is angular frequency of alternating voltage or alternating current. Omega is equal to 2 pi nu. Nu is frequency of alternating voltage or current. Also omega is equal to 2 pi by t, where t is time period of AC cycle. सो किसी भी एसी साइकिल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम यहाँ पे दिखाई गई है, इस डायग्राम में हमने अल्टरनेटिंग करंट की जो वेरिएशन है उसको शो किया गया है। अल्टरनेटिंग करंट की जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो वैल्यूज है मैग्नीट्यूड की, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है विद द टाइम। नाउ व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एसी एंड डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट इज ऑल्सो नोन एज डीसी। In alternating current, the magnitude of current changes continuously and direction reverses periodically. In direct current, the magnitude of current may or may not change. Magnitude means जो वैल्यू है डायरेक्ट करंट के अंदर करंट की, वो चेंज भी हो सकती है और नहीं भी चेंज हो, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स अनचेंज। जो दिशा होती है करंट की वो अनचेंज रहती है। द सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट वोल्टेज और करंट आर सेल्स, बैटरीज एटसेट्रा। जो सेल करंट देते हैं हमें वो डायरेक्ट करंट होता है। बैटरीज जो हम जैसे इन्वर्टर में घरों में यूज़ करते हैं जो बैटरी, या और हम कहीं और पे छोटी बैटरी यूज़ करते हैं, गाड़ियों में यूज़ होती है जो बैटरी, वो बैटरी हमारी डीसी करंट सप्लाई करती है। नाउ हाउ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस? अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय डायनमोज इन विच ए कॉइल रोटेट्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो प्रोड्यूस होता है एक डायनमो के द्वारा, जिसमें एक कॉइल जो है दो मैग्नेटिक पोल पीसेज के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल पीसेज के बीच में रोटेट करता है। उससे हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए कोई कॉइल है एन टर्न्स की, सपोज ए कॉइल ऑफ एन टर्न इज रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। नाउ ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस and therefore an EMF is induced in the coil. जब कोई कॉइल एन टर्न की कॉइल है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो रोटेट करती है, तो उसके अंदर अल्टरनेटिंग EMF मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसमें कॉइल के अंदर चेंज होती है। द इंड्यूस्ड EMF एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाई E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी, वेयर डी फाई बी बाई डी टी, this is called as rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. Phi b, the flux is given BA cos omega t, where omega is angular frequency, t is time at any instant. So by putting these values, ये वैल्यू हम उसमें पुट कर देते हैं, वी विल गेट ई माइनस एन डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी।
और ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाती है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। कोस ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन ओमेगा टी आ जाता है, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी एन बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, दैट इज एन ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। दिस इज E. When sin omega t is equal to 1, which is maximum value, तो इसमें हम पुट कर देंगे उसको, सो E is equal to E0 which is equal to NBA omega. So E is equal to E0 sin omega t. In general, E is equal to E0 sin omega t, where E0 is peak value of alternating EMF. Similarly, for current, I is equal to I0 sin omega t. I0 is peak value of current. These two equations, 1 and 2, these two equations gives the instantaneous value of alternating EMF and instantaneous value of current. So these two equations also represent sinusoidal nature of alternating voltage and current. Now graphical representation of alternating voltage and current. If we represent the graphically the alternating voltage and current in this way, this is E, and similarly we can also show the current. This is I. This is sinusoidal nature of the alternating EMF and alternating current. So graphically, instantaneous value is represented in this way. E is equal to E0 sin omega t and I is equal to I0 sin omega t. So omega की जो वैल्यू है यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, एंड अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू, सो ई इज इक्वल टू E0 साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी. So we will get this equation. Now if we discuss its different points, first when t is equal to 0, तो t is equal to 0 के ऊपर जो वैल्यूज है E is equal to 0 आ जाएगा and I is equal to also 0. If we put it in terms of this equation, I is equal to I0 sin 2 pi by t into t. Similarly, when small t is equal to capital T by 4, then E is equal to E0 sin 2 pi by t into t by 4, and we will get the maximum value of the EMF E is equal to E0, since sin pi by 2 is equal to 1. Similarly, when t is equal to t by 2, E is equal to E0 into sin 2 pi by t into t by 2. So we will get E is equal to E0 sin pi, and sin pi is 0. So again we will get the value 0. अल्टरनेटिंग EMF की वैल्यू हमारी जो हाफ साइकिल है t by 2 उसके ऊपर 0 आ जाती है. Similarly, when t is equal to 3t by 4, E is equal to E0 sin 2 pi by t into 3t by 4. So we will get the value of E is equal to minus E0, and that is the maximum value in the negative side. The value in the reverse direction, that is minus E0. Similarly, when whole cycle of the wave is completed, when t is equal to capital T, then E is equal to E0 sin 2 pi by t into t, and we will get E0 sin 2 pi and again 0 value. Then again at complete cycle the value of sine wave again become 0. Now we have to define peak value of alternating voltage and current. Peak value means maximum value. It is defined as that maximum value of alternating voltage or current attained in either side during one complete cycle of alternating current or voltage. दोबारा से हम देख लेते हैं कि ये वो मैक्सिमम वैल्यू है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की जो दोनों साइड में, मींस नेगेटिव साइड में भी और पॉजिटिव साइड में भी, जो एसी वेव अक्वायर करती है. एज वी नो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट, E is equal to E0 sin omega t,
and I is equal to I0 sin omega t, where E0 and I0 are known as peak values of alternating voltage and alternating current. So इसमें E0 और I0 जो हैं वो पीक वैल्यूज हैं, जैसा कि इस ग्राफ में भी दिखाया गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज के आपके सामने है। इसमें भी दिखाया गया है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि ये साइन वेव है तो T/4 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू E0 पीक वैल्यू वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की है, और T/2 के ऊपर वैल्यू अगेन 0 हो जाती है। देन अगेन 3T/4 पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, बट इन द रिवर्स डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। एंड देन अगेन व्हेन साइकिल इज कंप्लीटेड एट T इज इक्वल टू कैपिटल T, देन द वैल्यू अगेन बिकम 0. सो दिस इज हाउ द साइनोसाइडल वेव shows and how the alternating EMF or alternating current changes with the time. Now next is average or mean value of alternating current for half cycle. Average value या mean value, it is that value of steady current which would send the same amount of charge through a circuit in half cycle. Half cycle means that is from T is equal to 0 to T is equal to capital T/2 as sent by alternating current थ्रू द सेम सर्किट इन द सेम टाइम। ये वो वैल्यू है स्टेडी करंट की जो कि उतना अमाउंट चार्ज का सर्किट के अंदर देती है जितना हाफ साइकिल के अंदर अल्टरनेटिंग करंट देता है। हाफ साइकिल मीन्स T इज इक्वल टू 0 से T हाफ तक, और सेम सर्किट में फॉर द सेम टाइम। इट इज डिनोटेड बाई IM और IAV। इसको या तो हम IM से रिप्रेजेंट करते हैं या IAV से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट फॉर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए हम जो टाइम पीरियड लेंगे इसमें वो पूरा 0 to T ले लेंगे। द अमाउंट ऑफ दैट स्टेडी करंट विच सेंड द सेम चार्ज थ्रू ए सर्किट इन कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एज इज डन बाय अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम टाइम थ्रू द सेम सर्किट। तो इसमें जो एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग वोल्टेज की और करंट की कंप्लीट साइकिल की हम लेंगे वो 0 से T टाइम तक लेंगे। सो इसको भी IAV या IM से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरेज वैल्यू, वैसे एवरेज वैल्यू जो होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट की एक कंप्लीट साइकिल के अंदर वो 0 होती है। नाउ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इन AC। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एज वी नो इन DC वी हैव स्टेडी करंट, बट इन AC द करंट वेरीज ऑल द टाइम साइनोसॉइडली, सो इट इज रिक्वायर्ड टू हैव इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ करंट इन AC। सो इसलिए हम इक्विवेलेंट वैल्यू AC की लेते हैं, क्योंकि वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। इसको वर्चुअल वैल्यू कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके 3 नाम आपके हो गए, एक तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एक वर्चुअल वैल्यू और एक इफेक्टिव वैल्यू। नाउ डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम इज आल्सो नोन एज वेक्टर डायग्राम। इसको हम वेक्टर डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली जो करंट एंड वोल्टेज हैं बेसिकली दे आर स्केलर क्वांटिटीज, बट इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द फेज रिलेशनशिप बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट वी कंसीडर देम एज ए वेक्टर और फेजर। उनको हम वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं या उसको हम फेजर कहते हैं। एक्चुअल जो है स्केलर क्वांटिटीज हैं दोनों, करंट भी और वोल्टेज भी, बट क्योंकि हमने ड्रा करना होता है इनको डायग्राम के ऊपर, इसलिए हम इनको वोल्टेज और करंट को दोनों को फेजर कंसीडर करते हैं या वेक्टर कंसीडर करते हैं। In such diagrams, the peak value of alternating current I0 and alternating voltage E0 are represented by arrows called phasors rotating in anti-clockwise direction. The length of arrow represents the peak or maximum value of the quantity. So इस डायग्राम में हम I0 अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू लेते हैं और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की E0 वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम फेजर कहते हैं और जिनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस एन AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। इसमें हमने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस लेके और रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने अल्टरनेटिंग EMF अप्लाई किया है। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या कोई फेज डिफरेंस आता है करंट और वोल्टेज के अंदर। तो इस टॉपिक में हम ये कंसिडर करेंगे कि जब हम एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अल्टरनेटिंग EMF अप्लाई करते हैं, क्या उसके अंदर कोई फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। दैट वी विल शो मैथमेटिकली एंड देन एज वेल एज अलोंग द फेजर डायग्राम।
In a circuit containing R only, there is no phase difference between voltage and current. Let us discuss the circuit in detail. Let E be the instantaneous value of this alternating EMF, that is at any instant t. So as you know, E is equal to E0 sin omega t. Again the sinusoidal equation we are using, where omega is the angular frequency, E0 is peak or maximum voltage. Let I be the current at any instant t. As we know from Ohm's law, E is equal to I into R. R is the resistance of the resistor. So this is equation 2. Now I is equal to E by R. Using equation 1 in equation 3, we are putting the value of E in equation 3 from 1. So we will get I is equal to E0 by R into sin omega t. This is equation 4. For maximum current, when sin omega t is equal to 1, so I is equal to I0. So I0 is equal to E0 by R is equal to E0 by Z. Z is the impedance of AC circuit. Impedance is a term used for the net opposition offered to the flow of current in an AC circuit. Impedance basically एक resistance की तरह है, जो एक AC circuit resistance offer करता है to the alternating EMF, उसको हम impedance कह देते हैं. So Z is equal to R. By using equation 5 in equation 4, I is equal to I0 sin omega t. This is equation 6. Now we compare this equation 6. Equation 6 is I is equal to I0 sin omega t, and we have the basic equation of alternating EMF, E is equal to E0 sin omega t. We are comparing these two equations. इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने से हमें ये लगता है कि बिकॉज E0 sin ओमेगा टी है और I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी है, हमने वोल्टेज से, हमने अल्टरनेटिंग EMF से हमने करंट की वैल्यू डिराइव की है, एंड देयर इज नो फेज डिफरेंस, दैट इज फाई की जो वैल्यू है इन दोनों में वो जीरो आती है. सो इससे ये कंक्लूजन निकलता है हमारा कि जब हम किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अल्टरनेटिंग EMF को अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर कोई फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में क्रिएट नहीं होता. दैट इज फाई इज इक्वल टू जीरो. E is equal to E0 sin omega t and I is equal to I0 sin omega t. In this diagram, this is the phasor diagram for E is equal to E0 sin omega t and I is equal to I0 sin omega t. हमने फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है, हमने दोनों वेक्टर एक ही लाइन के अलोंग कंसिडर किए हैं. यहाँ पे I0 फेजर फॉर करंट एंड E0 इज द फेजर फॉर EMF. सो दोनों वेक्टर हमारे ओमेगा टी बेसिक हमने एंगल जो लिया है उसका साइन वेव का, तो उसमें हमने कंसिडर किया है इनको E और I जो है अल्टरनेटिंग EMF एंड अल्टरनेटिंग करंट, दे आर टेकन अलोंग y एक्सिस. सो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर द सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली. एक वो सर्किट हमने कंसिडर किया था जिसके अक्रॉस सिर्फ रेजिस्टेंस हमने लगाया है, और रेजिस्टेंस लगाने के बाद उसमें अल्टरनेटिंग EMF हमने अप्लाई किया है, तो उससे ये कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारा कोई फेज डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं क्रिएट होता. नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट. इसी तरीके से इनको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हमने y एक्सिस के अलोंग दोनों E और I इसमें लिए हैं और x एक्सिस के अलोंग टाइम लिया है. सो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, दैट इज साइन वेव हमने रिप्रेजेंट किया है. इसी तरीके से I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. अब क्योंकि इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो जहाँ पे पीक वैल्यू अल्टरनेटिंग EMF की आती है वहीं पे पीक वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की आएगी, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में. जहाँ पे जीरो वैल्यू अल्टरनेटिंग EMF की है वहीं पे जीरो वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की आएगी. इसी तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी ये शो करती है कि जैसे हम अल्टरनेटिंग EMF एक रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है एनालिसिस ऑफ LCR सीरीज सर्किट. तो LCR सीरीज सर्किट में हमने तीनों कंपोनेंट सर्किट के अंदर लगाए हैं. इंडक्टर, L मीन्स इंडक्टर, C मीन्स कैपेसिटर एंड R मीन्स रजिस्टर. सो इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों एलिमेंट्स हमने इकट्ठे सीरीज में लगाए हैं एंड टू द मेन AC उनको अप्लाई कर दिया है. तीनों को R, L एंड C कनेक्ट करके सीरीज के अंदर उसके अक्रॉस इस डायग्राम में आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमने अल्टरनेटिंग EMF अप्लाई किया हुआ है
और R रेजिस्टेंस लगाया है, L इंडक्टर एंड C कैपेसिटर। ER इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, EL इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड EC इस डायग्राम के अंदर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। यहाँ पे जो एरोज हमने शो की हैं उसमें देखिए जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस एरोज शो की हैं वो ये शो करती हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज रिलेशनशिप नहीं है। बट जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम इंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो एक फेज रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। जो वोल्टेज है दैट लीड्स द करंट बाय ए फेज ऑफ 90 डिग्री। सो दैट इज व्हाई वी हैव शोन नियर टू द इंडक्टर आई करंट एंड उसके 90 डिग्री हमने शो करके EL। सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज लीडिंग द करंट बाय ए फेज ऑफ 90 डिग्री। हेंस इसका कंक्लूजन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है कि जब एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं इंडक्टर के अक्रॉस तो एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है 90 डिग्री का। वोल्टेज लीड करती है करंट को बाय ए फेज ऑफ 90 डिग्री। इसी तरीके से जब कैपेसिटर के अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर भी फेज डिफरेंस क्रिएट करता है, बट उसमें फेज डिफरेंस डिफरेंट है। उसमें जब हम कैपेसिटर के अक्रॉस जब हम अप्लाई करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, वोल्टेज पीछे रह जाती है करंट से। करंट लीड करता है बाय ए फेज ऑफ 90 डिग्री। As L, C and R in series, therefore current at any instant through these three elements will have the same magnitude and phase, but the voltage across each element has certain phase relationship with current. If E be the alternating voltage applied such that E is equal to E0 sin omega t, this is equation 1. Now the maximum voltage across R कितनी होगी, क्योंकि current peak value of current into the value of R, ER is equal to I0 into R. The maximum voltage across R, ER is equal to E0 into R, where I0 be the maximum value of current and ER will be along x-axis. So I0 हम यहाँ पे represent कर रहे हैं और ER जो है that is represented along x-axis again because there is no phase difference between current and voltage. So that is why voltage across resistance is represented along I0. The voltage across inductor leads the current by a phase of 90 डिग्री। जो वोल्टेज है अक्रॉस इंडक्टर के अक्रॉस जो हम वोल्टेज लेते हैं वो एक 90 डिग्री से लीड करती है करंट को। सो दिस इज द करंट लीड कर रही है। सो दैट इज वाई EL इज रिप्रेजेंटेड अलोंग OB। यहां पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है जो कि करंट को लीड करती है। सिमिलरली व्हेन वोल्टेज गोज अक्रॉस द कैपेसिटर, the voltage across capacitor lags behind the current by a phase of 90 degree. So that is why in phasor diagram we have represented the voltage across capacitor along OC, this one. So EC is ER voltage across resistor along OA, EL voltage across inductor along OB and EC is voltage across capacitor represented along OC. Now these voltages EL and EC are opposite to each other. So we will take their resultant. The resultant of these two, suppose EL is greater than EC, then the resultant is taken along this OD. EL minus EC, that is taken along OD. And we complete the parallelogram. This is ER and this is EL minus EC. Then its diagonal is represented by E0 along OM. So ये जो OM है ये इसका डायगोनल हो गया पैरेललोग्राम का, जो कि पैरेललोग्राम जो है पैरेललोग्राम की वन साइड होगी EL माइनस EC एंड जो अदर साइड है पैरेललोग्राम की दैट इज ER. सो ER इज रिप्रेजेंटेड बाय OA एंड जो OM है OM रिप्रेजेंट्स द diagonal of this EL minus EC and ER. Now resultant of OA and OD will be the diagonal OM which is equal to E0, the peak value of applied alternating EMF making an angle phi with I0. Now from parallelogram OAMD, OM is equal to
ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। सो ये हम यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट है वो ले लेंगे इसका ओ एम, एज ओ एम इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओ एम इज इक्वल टू ई जीरो इज इक्वल टू अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी होल स्क्वायर, एंड ई जीरो इज इक्वल टू आई जीरो इंटू जेड इज इक्वल टू आई जीरो कॉमन हमने ले लिया इसमें, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। सो वी विल गेट जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। This is equation 6, where Z is effective impedance of the circuit. Then I0 is equal to E0 by Z is equal to E0 by under root R square plus omega L minus 1 by omega C square. Now phasor diagram जैसे हमने यहाँ पे भी आपको बोर्ड पे भी दिखाया फेजर डायग्राम, और यहाँ पे भी इस स्लाइड में भी आपको फेजर डायग्राम दिखाई देगा। सो फेजर डायग्राम ये शो करता है कि यहाँ पे जो फाई है फेज डिफरेंस आ गया, जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसकी पीक वैल्यू में और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में, जो रिजल्टेंट वैल्यू है ई जीरो और आई जीरो के बीच में, इतना आपका फाई फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। फॉर द करंट एज इट हैज बीन डिस्कस्ड, इफ एल आर सर्किट दैट आई लैग्स बिहाइंड ई बाई फेज in such that 0 is less than phi less than pi by 2. So for inductive LCR circuit also current will lags behind the voltage by a phase of phi. So I is equal to I0 sin omega t minus phi, and this is equation 8. So phase angle calculate करने के लिए हम क्या करेंगे, हम tangent phi ले लेंगे। So tangent phi is equal to AM upon OA and phi is equal to tangent inverse by putting the value of AM and OA. AM की वैल्यू है XL minus XC and OA की वैल्यू है R. So we will get the relation for the phase angle phi is equal to tangent inverse XL minus XC divided by R. और XL और XC की वैल्यू पुट कर देते हैं। XL is equal to omega L. XL is impedance offered by the inductor. XC is impedance offered by the capacitor. So which is equal to omega L minus XL is equal to omega L and XC is equal to 1 by omega C. So we will get the relation phi is equal to tangent inverse omega L minus 1 by omega C divided by R. Now there are three cases arises. Number one, when omega L is greater than 1 by omega C, that is if EL is greater than EC. EL means the voltage across inductor is greater than voltage across capacitor. Then tangent phi is positive, therefore phi is positive. जब tangent phi positive होगा तो phi की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, that is EMF. तो इस केस में क्या होगा, जब पॉजिटिव वैल्यू है तो EMF जो होगी वो लीड करेगी करंट को by a phase of phi. The AC circuit in this condition is called as inductive LCR circuit. इस टाइप के जो सर्किट होंगे उनको हम इंडक्टिव LCR सर्किट कहेंगे। इसी तरीके से नंबर 2 सेकंड केस, व्हेन ओमेगा एल इज लेस देन 1 बाई ओमेगा सी, दैट इज इफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज लेस देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, देन टेंजेंट फाई इज नेगेटिव। जब टेंजेंट फाई नेगेटिव होगा तो फाई की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, दैट इज करंट लीड्स द ईएमएफ बाय ए फेज ऑफ फाई। द एसी सर्किट इज देन कॉल्ड एज कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट। इस टाइप के एलसीआर सर्किट को कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट कहते हैं। थर्ड केस इज व्हेन ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, दैट इज इफ EL is equal to EC, that is voltage across inductor is equal to voltage across capacitor, then tangent phi is 0. So tangent phi 0 होगा तो phi की वैल्यू भी 0 होगी, that is EMF and current are in the same phase. और इस टाइप के जो सर्किट हैं, these circuits are known as pure resistive circuit. उनमें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो वैल्यूज हैं वो आपस में बैलेंस हो जाती है और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वो एक्ट करता है। एंड थैंक यू वेरी मच।